हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है #सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि किस पेशेंट को ब्रेदी एरिथमाज है और किस पेशेंट को टैकी एरिथमाज है। ठीक है, पर एरिथमाज मतलब होता क्या है? एरिथमाज मतलब होता है कि इरेगुलर हार्ट रेट सही नहीं होना, एबनॉर्मल होना। ठीक है, तो ब्रेदी टर्म से ही पता चलता है स्लो। एरिथमाज मतलब ये हार्ट रेट, मतलब अगर स्लो हार्ट रेट रहेगा तो ब्रेदी एरिथमाज कहलाएगा और फास्ट रहेगा तो टैकी। ठीक है, अगर कोई आपका पेशेंट आया, उसके प्राइमरी सर्वे में हमें ये पता चला कि उसके क्या है, एबनॉर्मल हेल्थ रेट है, पुअर परफ्यूजन है और क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, अल्टर है, तो हम उसको क्या से डायग्नोस करेंगे? शॉक से। ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन हम क्या करेंगे? चेक करेंगे एप्रोप्रिएट रिसक्सेशन इनिशिएट जब तक हो ना जाए। ठीक है, तो ब्रेदी एरिथमा सबसे पहले, क्योंकि हमें इसी को रिकॉग्नाइज करना है, तो ए चाइल्ड इज ब्रेडिकार्डिक व्हेन द हार्ट रेट इज स्लोअर देन द नॉर्मल रेंज ऑफ एज के अनुसार एरिथमाज होता है, ये हार्ट रेट होता है। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिक कब कहेंगे? जब हार्ट रेट स्लोअर होगा। ठीक है, एज के अनुसार। साइनस ब्रेडिकार्डिया कैन बी हार्मलेस। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? हार्मलेस होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये मेनली ब्रेडिक एरिथमाज होता कब है? तो जब कार्डिक कंप्रोमाइज करता है तब। ठीक है, एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया ऑकर व्हेन हार्ट रेट इज स्लो। पहले ही बता दिए इसमें हार्ट रेट क्या होता है? स्लो होता है। और साइन क्या है? तो ये साइन होता है सिस्टमेटिक हाइपोपरफ्यूजन का, मतलब ब्लड से परफ्यूजन सही नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन कहने का क्या मतलब है? कि शरीर पीला पड़ रहा है, पैलर, मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है, हाइपोटेंशन और एसिडोसिस। समझ में आ गया? ब्रेडिकार्डिया को हम कैसे पहचानेंगे? तो ये एक स्लो है और क्या है, किसका साइन है? तो सिस्टमेटिक हाइपोपरफ्यूजन का। इसमें क्या होता है? पैलर, अल्टर मेंटल स्टेटस, हाइपोटेंशन और एसिडोसिस। सिस्टमेटिक ब्रेडिकार्डिया ऑकर मोस्ट ऑफ इन द सेटिंग ऑफ हाइपोक्सिया। ये मेनली जो सिम्टोमेटिक जो ब्रेडिकार्डिया है उसमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें मेनली हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, बट कैन बी ऑल्सो कॉज बाय हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कमी, कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है, और अदर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी कहने का मतलब सोडियम, पोटेशियम, ये सब की कमी। ठीक है, और इंटरक्रैनियल हाइपरटेंशन, सब कम हो रहा है लेकिन इंटरक्रैनियल हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा। इसके ये सब किसके साइन हैं? ब्रेडिकार्डिया के। ठीक है, ब्रेडी एरिथमाज भी कह सकते हैं। ये अब क्या कह रहा है? इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया इंक्लूड सपोर्ट एंड ओपनिंग ऑफ एयरवेज। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसको सपोर्ट करें और उसके एयरवेज को क्या करें? ओपन करें। एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन मिलना चाहिए। ये क्या है? प्राइमरी इनिशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक बार आप जब सिक्योर हो गए कि उसको सही मिल रहा है तो उसको फिर से चेक कीजिए, उसके परफ्यूजन को चेक कीजिए। अब इफ़ कार्डिक कंप्रोमाइज वाज सोअरली द रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। अब ये पता चल गया कि कार्डिक कंप्रोमाइज के कारण क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो रहा है। तो क्या करेंगे? सपोर्ट द चाइल्ड्स एयरवेज एंड ब्रीदिंग। ठीक है, ताकि वो क्या करे? एयरवेज और ब्रीदिंग को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ताकि वो नॉर्मल हेमोडायनेमिक रीस्टोर कर सके। ठीक है, अब अगर अभी सही नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये सब करेंगे। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करेंगे? ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे और असेसमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें कमेंट क्या है कि हिस्ट्री में क्या लेना है? तो किस ड्रग से उसको एलर्जी है, मतलब कि मान लो कि हम पेशेंट को देखा और ये ड्रग्स उसको दे रहे हैं और उससे एलर्जी होगा तो वो क्या करेगा? और बढ़ा देगा। ठीक है, ये तो अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन जो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे ना, उसके बारे में है। ठीक है, तो रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं और असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में क्या करते हैं? तो देखते हैं उसको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद उसका एग्जामिन करते हैं एयरवेज के एनाटॉमी को। ठीक है, अब क्या करेंगे? इक्विपमेंट और मेडिकेशन ये सब एक जगह करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे? प्री ऑक्सीजनेशन देंगे।
प्री ऑक्सीजनेशन क्या से पड़ेगा, या तो बैग मास्क से, नसल कैनुला से, हुड या ब्लो बाई, मुंह से ब्लो करके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्री मेडिकेशन देंगे, क्या, लिडोकेन या एट्रोपिन, क्या क्या, क्योंकि ये है ना, ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है, तो इसलिए इस प्रोसीजर में पहले हम क्या देते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, ठीक है। लिडोकेन मिनिमाइज आईसीपी, अब लिडोकेन क्यों देते हैं ये बता रहा है, ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है, जब इंटुबेशन होता है तो। और एट्रोपिन क्या करता है, हेल्प टू ब्लंट द ब्रेडिकार्डिया एसोसिएटेड विथ अपर एयरवेज मैनिपुलेशन, रिड्यूसेज एयरवेज सेक्रिएशन, मतलब ये ब्रेडिकार्डिया के चांसेस को कम करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इंड्यूस सिडेशन एंड एनाल्जेसिया, आप क्या देंगे, सिडेशन देंगे और एनाल्जेसिया, जिससे वो क्या होगा, धीरे धीरे सोएगा, ठीक है। तो सिडेटिव में क्या क्या देंगे, थियोपेंटल, डाइजीपाम, कीटामाइन, और एनाल्जेसिया में क्या देंगे, फेंटाइल और मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन में लीड टू हाइपोटेंशन इन हाइपोवोलेमिक पेशेंट, अगर कोई पेशेंट है जिसको हाइपोवोलेमिक है तो उसको मॉर्फिन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और फेंटाइल रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर क्या फास्ट अगर देंगे तो उसमें क्या हो सकता है, चेस्ट टाइट हो सकता है, इसलिए इसको धीरे धीरे दिया जाता है, ठीक है। कीटामाइन, कीटामाइन के कारण क्या हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, ठीक है। इसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई हो सकता है, तो ये सबको ये कम देता है। थियोपेंटाइल के कारण क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। अब इतने पहले क्या किए, तो ब्रीफ हिस्ट्री लिए, फिर इक्विपमेंट एक जगह किए, फिर ऑक्सीजनेशन दिए, फिर उसको क्या किए, प्री मेडिकेशन दिए लिडोकेन से और एट्रोपिन से, फिर उसको इंड्यूस किए सिडेशन और एनाल्जेसिया। आप क्या करते हैं, फिर से उसका क्या देखते हैं, नॉन पोलराइजिंग पैरालाइटिक एजेंट, ठीक है, नॉन डिपोलराइजिंग पैरालाइटिक एजेंट, इसमें क्या देखते हैं कि वो उसमें सही से सक्सेनाइल कोरिन एडमिनिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब क्या एडमिनिस्टर करेंगे, तो मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट में क्या होता है, तो सक्सेनाइल कोलाइड, ठीक है। अब क्या देंगे, उसके बाद कौन सा मैन्युअल करेंगे, तो सेलिक मैन्युअल, सेलिक मैन्युअल में क्या किया जाता है, तो सेलिक मैन्युअल में क्या होगा, अगर पेशेंट खाया हुआ है तो क्या हो सकता है, ये गैस ऊपर आ सकता है, इसलिए इसियोफेगस को क्या किया जाता है, ये प्रेस किया जाता है। तो इसियोफेगस को तो डायरेक्ट प्रेस कर नहीं सकते हैं, तो प्रेशर लगाया जाता है क्रिकॉइड कार्टिलेज पे, जिसके कारण क्या होता है, इसियोफेगस क्या हो जाता है, दब जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, जिसके कारण रिगर्गिटेशन या एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे इंडोट्रैकियल इंटुबेशन। उसके बाद इंडोट्रैकियल इंटुबेशन में हम पहले देखेंगे किस प्रॉपर साइज है कि नहीं, बेड जो बच्चा है ना उसके प्रॉपर एज के अनुसार क्या देंगे हम, ये इंडोट्रैकियल ट्यूब, ऊपर पिछले वीडियो में हमने बता चुका था कि प्रॉपर साइज कैसे निकालते हैं, तो एज बाई 4+4, ठीक है। अब क्या देखेंगे, लैरेंजियोस्कोप ब्लेड देखेंगे, तो इसको ब्लेड किससे देखेंगे, तो वैरायटी ऑफ मिलर और मैकेनिटोस ब्लेड से। अब पोजीशन कैसा होना चाहिए, तो सुपाइन विथ स्नीफिंग पोजीशन होना चाहिए, नेक थोड़ा एक्सटेंड, ना हाइपर एक्सटेंशन नहीं, थोड़ा एक्सटेंशन जो नॉर्मल होता है मेनली, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन को करेंगे, ठीक है। इसमें वेरीफाई ट्यूब, एक बार वेरीफाई हो जाए कि ट्यूब सही से प्लेसमेंट हो गया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है। ये तो इंडोट्रैकियल था, ये तो टॉपिक से ही अलग है, ठीक है, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब आ गए ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कब होगा, तो नॉर्मल क्या होता है, हार्ट रेट 60/120, ठीक है। तो 60 से कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया, और 120 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टैकीकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया में मेनली परफ्यूजन क्या होता है, पुअर होता है, जो मेनली क्या इंडिकेशन है, चेस्ट कंप्रेशन का। इफ द ब्रेडिकार्डिया परसिस्ट वेस्कुलर एक्सेस शुड बी ऑब्टेन्ड, अगर ब्रेडिकार्डिया है तो क्या होगा, सबसे पहले वेस्कुलर एक्सेस होगा, और उसमें हम क्या देंगे, रिसक्सिटेटिव इपिनेफ्रिन देंगे, क्या देंगे, इपिनेफ्रिन देंगे, और इसको रिपीट करेंगे एवरी 3 to 5 मिनट पे, अगर सिम्टोमेटिक परसिस्टेंट सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया रहा तो, ठीक है। अब ये लगता है टाइप आ रहा है, अगर परसिस्टेंट सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया रहा तो हम क्या देंगे, इपिनेफ्रिन देंगे एवरी 3 to 5 मिनट पे, ठीक है।
इफ़ इंक्रीज वैगल टोन, अगर वैगल टोन बढ़ गया तो हम क्या देंगे, इन द सेटिंग ऑफ हेड इंज्यूरी, अगर कोई पेशेंट आया जिसका हेड इंज्यूरी रहा तो उसका वैगल टोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो या प्राइमरी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक पेशेंट आया तो हम क्या देंगे, एट्रोपिन। एट्रोपिन कब देंगे, अगर किसी का वैगल टोन मतलब हेड इंजरी होया हुआ है या किसी का एवी ब्लॉक होया हुआ है तो हम एट्रोपिन देंगे। ठीक है, पहला क्या था कि अगर किसी का क्या है, परसिस्टेंट सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है तो हम क्या देंगे, इपिनेफ्रिन 3 से 5 मिनट तक। अगर किसी का हेड इंजरी होया हुआ है, उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है या एवी शॉक होया हुआ है तो उसको हम क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिसक्सेशन ए चाइल्ड विथ ब्रेडिकार्डिया प्रोवाइडर शुड एक्सेस एंड ट्रीट फैक्टर कॉज नॉन टू कॉज ब्रेडिकार्डिया। अब क्या कह रहा है कि रिसक्सेशन में हम क्या करते हैं, ब्रेडिकार्डिया के पहले कॉज को ट्रीट करते हैं। तो कॉज क्या क्या हो सकता है, तो 6H याद रखिएगा। अब 6H में पहला H हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, हाइड्रोजन आयन जिसके कारण एसिडोसिस होता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथैलेमिया। या 5T, 6H जो अभी पढ़ दिया, 5T में क्या आएगा, पहला टॉक्सिन, टेम्पोंडे, टेंशन निमोथोरैक्स, थ्रोम्बोसिस और ट्रॉमा। ये सब में हम क्या समझेंगे कि ब्रेडिकार्डिया है। ठीक है, अब टैकीकार्डिया तो बताया था क्या होता है, इसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये मेनली क्यों होता है, तो आर्ट्रियल और वेंट्रिकल ओरिजिन के रिदम में डिस्टर्बेंस के कारण होता है। वो किस लिए होता था ब्रेडिकार्डिया, तो कार्डिक कंप्रोमाइज़ के कारण, और ये आर्ट्रियल या वेंट्रिकुलर ओरिजिन के रिदम में डिस्टर्बेंस के कारण होता है। ठीक है, अब क्या है, साइनस टैकीकार्डिया नॉर्मल होता है, जैसे उसमें ये क्या था, ये साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या था, नॉर्मल था, उसी इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, साइनस ब्रेडिकार्डिया ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द बॉडी नीड फॉर इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। इस पर कार्डिक आउटपुट क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ जाता है, फीवर, एक्सरसाइज, और ये मेनली कब होता है, तो जब फीवर हो, एक्सरसाइज हो या स्ट्रेस हो। इट कैन बी मोर पैथोजेनिक स्टेज, ये पैथोजेनिक स्टेज में ज़्यादा होता है, जैसे कि हाइपोवोलेमिया, अनीमिया, पेन, एंजाइटी, मेटाबॉलिक स्ट्रेस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये ओरिजिनेट साइनस नोड पे नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, एट्रियम पे। ठीक है, और SVP पे, और वाइट कॉम्प्लेक्स रिदम होता है। ठीक है, इसमें इनिशियल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, उसमें तो ऑक्सीजनेशन करते थे ब्रेडिकार्डिया में, इसमें क्या करेंगे, तो द चाइल्ड हैज एडुकेट एयरवेज एंड लाइफ सस्टेनिंग ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सेम चीज़ इसमें हम भी करेंगे, एयरवेज देखेंगे और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन विथ परसिस्टेंट सिम्टम ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन वेदर QRS कॉम्प्लेक्स, ECG, इसमें हम मेनली क्या देखते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ठीक है, नैरो है कि वाइड है, नैरो कैसे पता चलेगा कि 0.09 सेकेंड से कम रहा तो, और वाइड जब 0.09 सेकेंड से ज़्यादा रहा तो। ठीक है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोवाइडर मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन साइनस टैकीकार्डिया एंड SVT। अगर नैरो रहेगा तो जो प्रोवाइडर है उसको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा साइनस टैकीकार्डिया है और कौन सा SVT है। SVT का मतलब सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, इन साइनस टैकीकार्डिया ए हिस्ट्री एंड ऑनसेट कंसिस्ट विथ ए नॉन कॉज ऑफ टैकीकार्डिया सच एज फीवर और डिहाइड्रेशन। टैकीकार्डिया में हम क्या देखते हैं हिस्ट्री में, कि जो ऑनसेट हुआ है उसमें फीवर या डिहाइड्रेशन है, P वेव क्या हुआ है, परजेंट है। ठीक है, इन SVT क्या देखते हैं कि ऑनसेट इज ऑफन अवरत विदाउट प्रोडोम, बिना प्रोडोम के ही ऑनसेट हो गया है, P वेव एब्सेंट है। ठीक है, टैकीकार्डिया में P वेव है, SVT में P वेव नहीं है। अगर है तो उसका बीट कितना है, एभव 220 बीट पर मिनट। ठीक है, इन फॉर चिल्ड्रेन विथ SVT एंड गुड परफ्यूजन वैगन मैन्यूवर कैन बी अटेम्प्टेड। अगर चिल्ड्रेन जिसका क्या होगा, SVT और परफ्यूजन सही रहेगा, उसमें क्या करते हैं, तो वैगन मैन्यूवर करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन SVT एसोसिएटेड विथ पुअर परफ्यूजन। अगर SVT किसके कारण हुआ है, पुअर परफ्यूजन के कारण हुआ है,
तो ये क्या होगा, प्रोवाइडर शुड रैपिडली मूव टू कन्वर्ट चाइल्ड हेल्थ रिदम बैक टू साइनस रिदम। मतलब प्रोवाइडर का क्या काम है कि चाइल्ड के अब नॉर्मल को नॉर्मल में करे। ठीक है, इसके लिए चाइल्ड ऑलरेडी हैव आईवी एक्सेस, अगर चाइल्ड को ऑलरेडी आईवी मिला हुआ है तो उसको क्या देंगे, एडिनोसिन कैन गिवन वाया आईवी विथ रैपिड पुश। हम क्या देंगे, एडिनोसिन देंगे, क्या में, तो आईवी में। ठीक है, एडिनोसिन क्या है, शॉर्ट, इसका हाफ लाइफ कितना होता है, शॉर्ट होता है, और ये प्रॉक्सिमल आईवी इज बेस्ट, सबसे अच्छा होता है ये। ठीक है, एडिनोसिन शुड बी सेटअप विथ ए 3-वे स्टॉप क्लॉक, इसमें 3-वे स्टॉप क्लॉक के साथ सेटअप किया जाता है। इट कैन बी गिवन इमीडिएटली फ्लश्ड इनटू द सर्कुलेशन इफ चाइल्ड डज नॉट हैव आईवी एक्सेस, एडिनोसिन डज नॉट सक्सेसफुली कन्वर्ट हार्ट रिदम बैक टू द साइनस रिदम। अगर कह रहा है कि चाइल्ड में आईवी एक्सेस नहीं है तो जो नॉर्मल है उसे नॉर्मल करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, देन सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्सन यूजिंग 0.5 से 1 जूल पर केजी शुड बी परफॉर्म। तब हम क्या करेंगे, तो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्सन करेंगे जिसमें 0.5 से 1 ये जूल पर केजी हम क्या देते हैं, शुड बी परफॉर्म देते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, इसमें प्रोवाइडर क्या करता है, इमीडिएटली क्या करता है, मूव कर देता है कार्डियोवर्सन में और डोज को 2 जूल पर केजी बढ़ा देता है। ठीक है, अब इन द केज ऑफ ब्रैडीकार्डिया प्रोवाइडर क्या देखेगा, 6H और 5T देखेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट, कैसे हम कार्डिक अरेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। ब्रैडीकार्डिया तो समझ में आ गया, टैकीकार्डिया समझ में आ गया, अब क्या है, कार्डिक अरेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। उससे पहले एक टेबल है, इसको समझते हैं। ये टेबल क्या पर है, तो ब्रैडीकार्डिया पे है। ठीक है, जिसके पास पल्स है लेकिन परफ्यूजन क्या है, पुअर है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कारण क्या है ब्रैडीकार्डिया का, उसके बाद उसके कॉज को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल तो पेशेंट का जो एयरवेज है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसमें ब्रीदिंग करवाएंगे, ऑक्सीजनेशन करवाएंगे, कार्डिक मॉनिटर टू आइडेंटिफाई रिदम। उसके बाद क्या करेंगे, हर 4 से 5 मिनट पे कार्डिक को मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, और क्या क्या मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीमेट्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आईवी एक्सेस करेंगे। 12 लीड ECG इफ़ अवेलेबल, डोंट डिले थेरेपी, इसमें थेरेपी को डिले नहीं करेंगे हम, ये सब तुरंत करेंगे। क्या, एयरवेज को मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे, कार्डिक रिदम को क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, आईवी एक्सेस करेंगे। ठीक है, और 12 लीड ECG करेंगे अगर अवेलेबल हो तो। अगर बीमारी निकला जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी कंप्रोमाइज हुआ, ठीक है, ऊपर तो है ही, लेकिन अगर अभी भी कंटिन्यू है तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, CPR देखेंगे। अगर कंटिन्यू मतलब कार्डियोपल्मोनरी कंप्रोमाइज कंटिन्यू है, मतलब अभी भी है इतना करने के बाद भी, तो हम क्या देंगे, CPR देंगे अगर हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट रहा तो, और अगर पुअर परफ्यूजन रहा तो ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन कराएंगे। लेकिन अगर कार्डिक पल्मोनरी कंप्रोमाइज नहीं है तो हम ABC देखेंगे, एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ऑक्सीजन देखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कार्डियोपल्मोनरी कंप्रोमाइज था तो हम CPR दिए। ठीक है, अगर CPR सही हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैडीकार्डिया अभी भी परसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ABC देखेंगे, ऑक्सीजन देंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अगर अभी भी परसिस्ट कर रहा है तो हम इपिनेफ्रिन और एट्रोपिन देंगे। ठीक है, इपिनेफ्रिन तो बताए थे सिम्टोमेटिक में दिया जाता है, एट्रोपिन जब AB ब्लॉक होता है तो दिया जाता है। इफ पल्सलेस अरेस्ट डेवलप, गो टू कार्डिक अरेस्ट। अगर अभी भी पल्स नहीं आया है तो कहाँ जाएंगे, कार्डिक अरेस्ट के एल्गोरिदम में जाएंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, अब कुछ टर्म आया है, कार्डियोपल्मोनरी कंप्रोमाइज कैसे पता चलेगा, तो हाइपोटेंशन, मेंटल स्टेटस चेंज, साइन ऑफ शॉक। ठीक है, तो डोजेज में क्या देंगे, इपिनेफ्रिन और एट्रोपिन देंगे। ये समझ में आ गया। फिर से एक बार बताती हूँ,
सबसे पहले अगर ब्रेडिकार्डिया है तो उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे एयरवेज, ऑक्सीजन देंगे, उसको 4 से 5 मिनट में मॉनिटर करते रहेंगे, आईवी एक्सेस देंगे और अगर अवेलेबल है तो 12 लीड ईसीजी करेंगे। फिर देखेंगे कि क्योंकि ब्रेडिकार्डिया को पहचानते हैं किससे, कार्डियोपल्मोनरी कंप्रोमाइज से। अगर है तो सीपीआर देंगे, नहीं है तो एबीसी देंगे, ऑक्सीजन देंगे और ऑब्जर्व करते रहेंगे। ठीक है, अगर है तो सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के बाद भी अगर ब्रेडिकार्डिया परसिस्ट कर रहा है तो इपिनेफ्रिन और एट्रोपिन देंगे। ठीक है, अगर नहीं तो वही फिर एबीसी देंगे, देखेंगे, ऑक्सीजन देंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अब आते हैं टैकीकार्डिया का एल्गोरिथम। ठीक है, ये है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में भी क्या होता है, विथ पल्स एंड पुअर परफ्यूजन। ब्रेडिकार्डिया में पल्स नहीं होते हैं और पुअर परफ्यूजन होता है। टैकीकार्डिया में पल्स होता है और पुअर परफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेम आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रीट करते हैं कि कोई कॉज है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेशेंट का एयरवेज को मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, कार्डियो मॉनिटरिंग करेंगे, आईवी एक्सेस करेंगे और 12 लीड जो ब्रेडिकार्डिया में था सेम करते हैं टैकीकार्डिया में। ठीक है, तो उसमें क्या था, ब्रेडिकार्डिया अगर परसिस्ट कर माने क्या था उसमें कि अगर कार्डियोपल्मोनरी क्या कर रहा था, कंप्रोमाइज है कि नहीं है। इसके बाद तो इसमें क्या देखेंगे, क्यूआरएस नैरो है कि वाइड है। ठीक है, अगर नैरो हुआ तो अगर लेस देन 0.9 सेकेंड रहा तो नैरो, अगर ग्रेटर देन रहा तो वाइड। अगर नैरो रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो इवालुएट करेंगे रिदम को किसके साथ, तो 12 लीड ईसीजी के साथ और मॉनिटर करेंगे। तो 2 केसेस हो सकता है, प्रोबेबल साइनस टैकीकार्डिया या प्रोबेबल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रोबेबल साइनस टैकीकार्डिया रहेगा तो हिस्ट्री कंसिस्टेंट क्या रहेगा, नॉन कॉज रहेगा, पी वेव प्रेजेंट रहेंगे, आर वेरिएबल रहेगा, पी आर कांस्टेंट रहेगा। याद रखिएगा, पी आर कांस्टेंट, आर वेरिएबल। इन्फेंट में रेट कितना रहेगा, लेस देन 220 पर मिनट और चिल्ड्रन में लेस देन 180 पर मिनट। लेकिन अगर सुप्रावेंट्रिकल रहा तो कंपैक्टिवल हिस्ट्री क्या होगा, उसका अननोन रहेगा। ठीक है, पी वेव एब्सेंट रहेंगे, एच आर वेरिएबल नहीं रहेगा और हार्ट रेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कितना, तो 220 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा। ठीक है, अब अगर ये प्रोबेबल साइनस टैकीकार्डिया है तो हम सर्च करेंगे कि कारण क्या है, उसको सही करेंगे, क्योंकि ये टैकीकार्डिया किस कारण के कारण होता है। लेकिन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का तो हमें पता नहीं है कि वो, क्योंकि उसका अननोन कॉज है। तो हम पहले देखेंगे कि ये उसको क्या देखेंगे, तो उसको देखेंगे वेहिकल मैन्यूवर, बिना डिले किए हुए हमें उसे क्या करना चाहिए, आईवी एक्सेस करेंगे और उसको एडिनोसिन देंगे। अगर एडिनोसिन नहीं है तो क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्सन देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कॉज, प्राइमरी कॉज। अगर उससे पता चला कि इसको क्या है, क्यूआरएस ड्यूरेशन है। ठीक है, तो देखेंगे कि नैरो है कि वाइड है। नैरो रहा तो सबसे पहले ईसीजी करेंगे, ईसीजी में देखेंगे कि क्या है, तो प्रोबेबल साइनस टैकीकार्डिया है कि प्रोबेबल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो साइनस रहा, इसका कैसे पता चलेगा, तो उसका क्या है, कॉजेज पता रहेगा, पी वेव प्रेजेंट रहेंगे या नॉर्मल रहेंगे, आर वेरिएबल रहेगा, पी आर कांस्टेंट रहेगा और जो हार्ट रेट है वो इन्फेंट में 220 से कम और चिल्ड्रन में 180 से कम रहेगा। तो कॉज को देखेंगे और सही कर देंगे। लेकिन अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रहा तो उसका तो कॉज पता नहीं है, पी वेव एब्सेंट होता है, एच आर वेरिएबल नहीं होता है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम उसका पहले क्या करेंगे, वेगल मैन्यूवल करेंगे, उसके बाद उसके आईवी एक्सेस में क्या डालेंगे, एडिनोसिन डालेंगे। एडिनोसिन अगर इफेक्टिव नहीं रहा या अवेलेबल नहीं रहा तो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्सन करेंगे। अब देखो, अगर वाइड रहा तो क्या देखेंगे, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या है, पॉसिबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वाइड रहा तो पॉसिबल, अगर नैरो रहा तो प्रोबेबल। ठीक है, तो कार्डियोपल्मोनरी कंप्रोमाइज है कि नहीं है, तो उसमें क्या देखेंगे, हाइपोटेंशन, अल्टरनेटिव इंटरस्टेशन या साइन ऑफ शॉक। अगर नहीं है तो कंसीडर करेंगे एडिनोसिन और उसके बाद क्या करेंगे, क्यूआरएस को नॉर्मल करेंगे। ठीक है, अगर एक्सपर्ट के से पता चले तो क्या देंगे, एमियोडेरोन
या प्रोकेनामाइड देंगे। ठीक है, अगर है तो हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करेंगे। ये समझ में आ गया। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन में हम क्या करते हैं, बिगिनस करते हैं 0.5 से 1 जूल पर केजी, इफ़ नॉट इफेक्टिव 2 जूल पर केजी इंक्रीज कर देते हैं। डिले नहीं कर सकते कार्डियोवर्जन। एडिनोसिन IV डोज में क्या करते हैं, पहले 0.1 mg पर केजी देते हैं, फिर सेकंड में 0.2 mg पर केजी। ठीक है, एमियोडेरियोन में क्या करते हैं, 5 mg देते हैं पर केजी हर 20 से 60 मिनट में। प्रोकेनामाइड 15 mg पर केजी। ठीक है, डू नॉट रूटीनली एडमिनिस्टर एमियोडेरियोन और प्रोकेनामाइड टुगेदर, दोनों को एक साथ कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया के बारे में तो समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट में हार्ट क्या होता है ना, उसका जो पंप करता है वो इफेक्टिव पंपिंग फेल हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, जो पेशेंट जिनको कार्डिक अरेस्ट होता है वो अनरिस्पॉन्सिव और एपनिक हो जाते हैं, उनमें पल्सेस पल्पेबल नहीं रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो कम हो जाता है और उसके कारण हमारे टिश्यू में क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट मेनली ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाता है, इस्कीमिया, और ऑर्गन डिसफंक्शन होने का भी डर है। अब कह रहा है कि अगर इसको जल्दी ट्रीट नहीं किया जाए तो कार्डिक अरेस्ट के कारण क्या हो सकता है, ब्रेन का प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन हो सकता है, हार्ट फंक्शन काम करना बंद कर सकता है, और उसके बाद जो रिसक्सेशन या रिकवरी है वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो पेडियाट्रिक कार्डिक अरेस्ट है उसमें तो सडन कोरोनरी इवेंट या एरिथमाज कारण नहीं होता है, रेयरली कारण नहीं होता, नहीं रेयरली होता है, मैंने बहुत मुश्किल से ही होता है। तो होता क्यों है कार्डिक अरेस्ट बच्चे में, तो एस्फेजिया के कारण, मतलब ऑक्सीजन क्या है, सही से टिश्यू के में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पाता है, तो हाइपोक्सिया के कारण, एसिडोसिस के कारण, न्यूट्रिश डिप्लेशन के कारण। ठीक है, ये इंड स्टेज होता है किसका, तो रेस्पिरेटरी डिटोरिएशन का, शॉक का और हार्ट फेलियर का। अब क्या कह रहा है कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट एंटिसिपेशन और प्रिवेंशन से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पता चल रहा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या अर्ली स्टेज ऑफ शॉक है, तो हम क्या करेंगे, उसको फुल ब्लोन अरेस्ट में जाने से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले देखते हैं, उसके बाद बताएंगे। वो तो CPR करना होगा। ठीक है, और भी ब्रीदिंग रेस्क्यू करते हैं, तो कैसे करते हैं ये देखेंगे। जब कार्डिक अरेस्ट ऑकर होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, एरिथमाज होता है, किसके कारण, तो वेंट्रिकुलर फिब्रेशन के कारण और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के कारण। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका जो सक्सेसफुल रिसक्सेशन है वो क्या है, तो अर्ली CPR। अर्ली CPR। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, तो हम इसमें चेस्ट को कंप्रेस करते हैं एडिक्वेट अमाउंट में। इससे क्या होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है और ब्लड सर्कुलेट हो पाता है हमारे शरीर में। तो जो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे CPR के समय में वो कैसा होना चाहिए, तो उसको पुश हार्ड पुश करना चाहिए, फास्ट पुश करना चाहिए, और इतना पुश करें कि चेस्ट पूरी तरह रिकॉइल हो जाए और जो इंटरप्शन हो रहा है वो कम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जो चेस्ट कंप्रेशन है वो किस लिए किया जाता है, तो चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है ताकि पूरे शरीर में ब्लड सही से जा सके, और ये कैसे इंटरप्ट होगा, तो वेंटिलेशन से। ठीक है, तो इसमें कैसे हम चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए एक मशीन होता है, AED से चेक करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब कार्डिक अरेस्ट क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम कैसे पहचान पाते हैं, तो कार्डिक अरेस्ट में बच्चे का शरीर पीला पड़ जाता है और साइनोटिक चाइल्ड हो जाता है, और वो मेनली अनरिस्पॉन्सिव होता है। अनरिस्पॉन्सिव मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, एपनिक, ऑक्सीजन लेने में उसको प्रॉब्लम होता है, उसका पल्स नहीं आता है। ठीक है, तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उसमें हमें CPR देना चाहिए। सबसे पहले क्या, अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करिएगा, सीधे CPR स्टार्ट कर देना चाहिए। तो CPR हम करते कैसे हैं, तो CPR में सबसे पहले इनिशियल स्टेप ये होता है कि हम ब्रीदिंग देते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 मिनट तक चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। अभी और किसी को कहते हैं क्या कि समवन कॉल द हॉस्पिटल, ठीक है, मैंने एम्बुलेंस के लिए कॉल करने के लिए कहते हैं। और उसके बीच में आप क्या करते रहिएगा, CPR को देते रहिएगा बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे अकेला है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए कि कारण क्या है, और किसी को कहना चाहिए कि क्या करे, EMS को एक्टिवेट करे और ऑब्टेन करे AED, ठीक है। अब AED में क्या होता है, ये कमांड करता है कि कैसे क्या करना चाहिए और हमें उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप ऑफ CPR क्या होता है, तो इसमें क्या है कि वेंटिलेशन और ऑक्सीजन को रीस्टोर करना, ठीक है, ताकि हम बच्चे के अनरिस्पॉन्सिव एपनिया और पल्सलेसनेस को नॉर्मल कर सके। तो सबसे पहले कौन सा मैन्यूवर किया जाता है, हेड टिल्ट या चिन लिप मैन्यूवर। हेड टिल्ट में क्या होता है, सबसे पहले जो एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहा है, कहीं एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो सबसे पहले हेड को थोड़ा अप किया जाता है ताकि अगर कोई ये स्पेस मिल सके, ठीक है। या चिन टिल्ट मैन्यूवर, चिन को थोड़ा अप किया जाता है और ओपन किया जाता है, ठीक है। अब देखा जाता है अगर हाँ किसी को सर्विकल स्पाइन ट्रॉमा है तो जा ट्रस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनिशियल क्या दिया जाएगा, ब्रीदिंग दिया जाएगा। ब्रीदिंग क्या होना चाहिए, डीप और स्लो होना चाहिए, 1 सेकेंड पर ब्रेथ, ठीक है। ब्रीदिंग अगर एक्वेट होगा तो चेस्ट क्या होगा, राइज करेगा और फॉल करेगा, और उसके बाद जो चाइल्ड का कलर है वो सही होगा। लेकिन अगर ब्रीदिंग इनएडिक्वेट है तो बच्चे को फिर से पोजीशन कीजिए और फिर से क्या कीजिए, ब्रीदिंग डिलीवर कीजिए, ठीक है। अगर तब भी इनइफेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, कोई फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होया, मतलब उसके गले में ऑब्स्ट्रक्शन होया हुआ है, ठीक है। आफ्टर टू इफेक्टिव रेस्क्यू ब्रीदिंग चाइल्ड पल्स शुड बी एक्सेस। अगर रेस्क्यू ब्रीदिंग के बाद फिर से पल्स आने लगा, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वेंटिलेशन देना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है। तो मेनली कैसे पता चलेगा, तो कोई भी बच्चा या इन्फेंट जिसका एज 8 साल से कम है तो उसका नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होगा, 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट, तो मतलब कि एक ब्रीथ एवरी 3 to 5 सेकेंड। और अगर कोई बच्चे का एज कितना है, ग्रेटर देन 8 ईयर्स है, इसका मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कितना होगा, 10 से 12, मतलब एक ब्रीथ एवरी 5 to 6 सेकेंड। अब क्या करना है, अगर अभी भी चाइल्ड क्या है, मतलब जो 2 रेस्क्यू वेंटिलेशन दिए, ब्रीदिंग दिए, उसके बाद भी बच्चा क्या है, पल्सलेस है, अगर उसमें ब्रीदिंग आ गया तो हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी भी वो पल्सलेस है तो क्या स्टार्ट करना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन, जिसको CPR कहते हैं। अगर बच्चा इन्फेंट हो, मतलब कि 1 साल से कम हो, तो हम चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे, 2 थंब से, ठीक है। 2 थंब से हम क्या करेंगे, 2 फिंगर से मीडिया स्टीनम में क्या करेंगे, 2 थंब से क्या करेंगे, इंसर्किल करेंगे, कहाँ पे, तो मीडिया स्टीनम में, ठीक है। कहाँ, या क्या करेंगे, 2 फिंगर लेंगे और मीडिया स्टीनम के ऊपर क्या करेंगे, प्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर चाइल्ड का एज 1 साल से कम रहे तो, अगर 1 साल से ज़्यादा रहे तो हम वन हैंड के हील से क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कहाँ पर, द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे, ठीक है, स्टर्नम का लोअर हाफ में। अब अगर अडल्ट रहेगा तो दोनों हैंड से कंप्रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना चाहिए, जिम्फॉइड और रिब्स के कभी भी कंप्रेस नहीं करना चाहिए। कंप्रेस कहाँ करना चाहिए, तो स्टर्नम के लोअर हाफ में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर कार्डिक रिसक्सेशन से भी क्या हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो तब तक करना चाहिए जब तक कि पल्स वापस ना आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर एडल्ट है तो इन्वल्सन रेशियो क्या है, 30:2, मतलब 30 कंप्रेशन फिर 2 ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर है या बच्चा का एज कितना है, 8 साल से कम है, तो हम क्या करेंगे, 15 कंप्रेशन और फिर 2 ब्रीदिंग। याद रखिएगा, एडल्ट में कितना, 30 कंप्रेशन विथ 2 ब्रीदिंग। लेकिन ये लेस देन 8 ईयर ओल्ड है या 2 रेस्क्यूअर है तो 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग, ठीक है। ये तब तक करना चाहिए तब तक कि हार्ट रेट, पल्स और रेस्पिरेशन सही नहीं हो जाए। अब CPR का गोल क्या है, तो सर्कुलेशन को सही करना, वेंटिलेशन सही करना, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो रिसक्सेशन करने में
क्या होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वेट करना चाहिए मेडिकल केयर का, ठीक है। तो अगर EMS केयर रूट पे हैं तो क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। उसका जब डॉक्टर आएगा तो वो सोचेगा कि इसको एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करना है, वेस्कुलर एक्सेस करना है या मेडिकेशन देना है। तब तक कि रेस्क्यूअर को क्या करना चाहिए, CPR कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अब हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है कि ECG बताता है कि फर्दर डिसक्सेशन करना है कि नहीं करना है। अगर कोई चिल्ड्रन जिसका पल्स नहीं है, एसिस्टोलिक है या क्या है, मैकेनिकल डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीदिंग करेंगे और CPR करेंगे, ठीक है। और ऑब्टेन करेंगे क्या, वेस्कुलर एक्सेस, और उसको क्या देंगे, IV एपिनेफ्रिन देंगे। और ये हमेशा 3 से 5 मिनट पे रिपीट किया जाएगा। इस बीच हम क्या चेक करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग देखेंगे और लेबोरेटरी देखेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि अरेस्ट हुआ क्यों है, 6H के कारण या 5T के कारण या दोनों के कारण। CPR कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन, एपिनेफ्रिन देने के बाद भी CPR कंटिन्यू रखेंगे। अब जब 5 साइकिल हो जाए CPR का तो बच्चे को फिर से क्या करेंगे, रीएक्सेस करेंगे कि कहीं फिर पल्स वापस आया कि नहीं आया, या देखेंगे कि ECG रिदम में चेंजिंग है कि नहीं है, ठीक है। जो चाइल्ड का VT और VF अभी तक पल्सलेस है उसमें क्या करेंगे, इमरजेंसी डिफिब्रिलेशन इंडिकेटेड होता है। तो प्रोवाइडर क्या करता है कि अप्लाई करता है पैड, कहाँ पे, तो बेयर चेस्ट पे एंड बैक, एंड फॉलो द फर्दर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय AED क्या बोलते जाएगा, आप उसको फॉलो करते रहिएगा। लेकिन यंगर चिल्ड्रन के लिए डिलिवरेटर से तो कैसे किया जाता है, तो डोज पे 2 जूल पर kg, ठीक है। AED यूज इन द चाइल्ड less than 8 years of age should be equipped with the attenuated adult dose। अगर क्या कह रहा है कि ये कब होगा जूल वाला, तो लेस देन 8 ईयर्स ओल्ड तक। अगर लेकिन एडल्ट हो गया तो उसका, अगर ग्रेटर देन 8 ईयर्स ओल्ड हो गया तो उसका डोज और एडल्ट का डोज दोनों बराबर होगा। अगर वहाँ पे नहीं डिवाइस हो, नहीं AED हो, तो हमें क्या करना चाहिए, CPR कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी में अगर एपिनेफ्रिन दे दिए तो 5 साइकिल CPR करना है, फिर एपिनेफ्रिन देना है, फिर CPR करना है, ठीक है। और भी इसके साथ क्या देते हैं, अगर VF और VT शो कर रहा है तो हम इसके साथ देते हैं एपिनेफ्रिन। और अगर BF रिफ्लेक्टली VF है तो हम क्या देंगे, VT है तो क्या देंगे, IV एंटी एरिथमिक जैसे कि अमायोडेरियन या लिडोकेन देते हैं, ठीक है। न्यू अप्रोच में क्या है कि कम्बिनेशन देते हैं वैसोप्रेसिन का, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का और एपिनेफ्रिन का, ठीक है। और कभी कभी कार्डियक अरेस्ट है तो फॉलो किया जाता है हाइड्रोकोर्टिसोन को। अब आ गया वेस्कुलर एक्सेस, ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, यह लास्ट वीडियो होगा अगला। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। हाँ, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।